Hello dear ones, welcome to the fourth lecture of the cytology series. I know this lecture is already delayed but it happened due to some technical issues. So this is our fourth lecture basically on the cytology series और अब तक हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों लेक्चर्स में हमने अब तक सेल के ओवरव्यू के बारे में जाना है कि सेल किस तरीके से होता है, क्या शेप्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसकी क्या क्या ऑर्गनल्स होते हैं, उसमें किस तरह के ऑर्गनल्स होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल की हमने डिटेल स्टडी करी और यूकार्योटिक सेल की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हालांकि हम इस सेल का यानी यूकार्योटिक सेल का ओवरव्यू ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो सेल का ओवरव्यू लेने पे हमको पता है कि ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब आप इमेजिन करिए कि आप सेल के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। आप एक टूरिस्ट हैं और एज अ टूरिस्ट यू आर गोइंग टू एंटर इन द सेल्स वर्ल्ड। तो सेल की दुनिया में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको सेल की मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर वो प्लांट सेल है तो आपको सेल वॉल मिलेगी सबसे पहले, और अगर वो एनिमल सेल है तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर was studied after the advent of the electron microscope in 1950s। इससे पहले नॉर्मली जो रॉबर्ट हुक के टाइम पर आपके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स हुआ करते थे और उसकी वजह से वहाँ पर सेल की डिटेल्ड स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा 1950s में, तब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी करना पॉसिबल हो पाया। लेकिन इससे पहले भी पता चल चुका था कि हाँ, मेम्ब्रेन जैसी भी कोई चीज़ होती है तो उसको केमिकल बेसिस पे उसकी स्टडी करी जाने लगी उस टाइम पर। आज तो हमें पता है कि कैसी दिखती है, किस तरीके की होती है, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होने के कारण हम लोग उसका डिटेल स्टडी नहीं कर सकते थे। लेकिन तब भी साइंटिस्ट केमिकली उसको उसका जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो डिड्यूस कर रहे थे, उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर वो एज्यूम कर रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए यूज़ करी गई थी उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ह्यूमन आरबीसी। क्यों ह्यूमन आरबीसी? क्योंकि हमको स्टडी करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर हम ह्यूमन आरबीसी के अलावा कोई और सेल लेते हैं तो बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हमको खाली मेम्ब्रेन ही चाहिए। आप उस मेम्ब्रेन के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स निकालो, न्यूक्लियस निकालो, ये सब चीज़ें निकालो, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन आरबीसी के केस में क्या होता है, ना न्यूक्लियस होता है, कोई ऑर्गेनल नहीं होता, बेसिकली एक हीमोग्लोबिन होता है। उसको आराम से सेल से बाहर निकाला, जो बचा उसे कहते हैं हम बेसिकली ह्यूमन आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन निकालने के बाद में जो स्ट्रक्चर बचेगा, यानी बचेगी ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं घोस्ट। GHOST, घोस्ट। और बड़ी आसानी से मिल जाती है हमको वो लेयर, इसलिए हमने उस चीज़ का इस्तेमाल किया हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। These studies show that the cell membrane is composed of a lipid and the arranged in the bilayer। और हाँ, उस टाइम पर ज़्यादा हमको डिटेल नहीं पता लग पाई, इतना पता लग गया था कि हाँ चलो इसमें इसमें हमको लिपिड मिलेगी और साथ ही साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब उस टाइम पे नहीं पता था। लिपिड का हमको अच्छे से पता लग चुका था कि हाँ लिपिड तो होती होती है, और जो कि एक बाई लेयर में होती है, मतलब एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, इस तरीके से मिलती है। पर उस टाइम पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होने के कारण हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल के बारे में नहीं जान पाए थे कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है, यानी और इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन ही ये मिलेगी, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। यानी इम्प्रूव्ड मॉडल, एक मॉडल उसको इम्प्रूव करके, मतलब अच्छा खासा मॉडल जो था इम्प्रूव्ड मॉडल, वो सिंगर और निकलसन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें लिखा है एनसीईआरटी में इम्प्रूव्ड मॉडल, तो इम्प्रूव्ड मॉडल मतलब इससे पहले भी तो कोई मॉडल रहे होंगे जिनको इम्प्रूव किया गया। तो वो मॉडल्स क्या थे उनके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे उस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस में, लेकिन जो सबसे मोस्ट फेमस मॉडल था वो था बटर सैंडविच मॉडल, और इसको डेफसन और डेनली मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मॉडल को ह्यूग डेफसन और जेम्स डेनली नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था।
कुछ इस तरीके से दिखता है वो स्ट्रक्चर। बेसिकली ये हिस्सा जो है ये है लिपिड, और लिपिड में ऊपर का ये है हाइड्रोफिलिक, और इस साइड वाला है हाइड्रोफोबिक। मतलब टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है और हेड जो है पोलर हेड वो हाइड्रोफिलिक है। और ऐसा क्यों है कि हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इनर तरफ है और हाइड्रोफिलिक रीजन वो बाहर तरफ है? क्योंकि यहाँ पर कुछ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, और वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पानी से बचाने के लिए, वाटर से उसकी एफिनिटी नहीं होती है, पानी से बचाने के लिए उनको यहाँ पर हाइड्रोफोबिक मीडियम में रखा जाता है। तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर था जो कि दिया था डेव्सन डेनेली ने, कि ऊपर होते हैं लिपिड, नीचे होता है लिपिड, और बीच में होता है प्रोटीन। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटीन का अरेंजमेंट वो सही तरीके से बता नहीं पाए थे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, और उनके ऊपर प्रेजेंट होता है प्रोटीन दोनों साइड। बट अगर प्रैक्टिकली इस बात को सोचते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नॉट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि उसके आस पार सिलेक्टेड चीज़ें जाएंगी, साथ ही साथ पानी भी मूव करता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ऊपर की साइड में सब कुछ पूरा हाइड्रोफोबिक हो जाता है हर एक चीज़, तो पानी वहाँ से कैसे मूव करेगा? पॉसिबल ही नहीं है पानी का मूवमेंट यहाँ से। या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि फैट से सॉल्यूबल ना हो, तब वो कैसे मूव करेगा? तो ये चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया गया, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना गया, क्योंकि प्रैक्टिकली ये मॉडल इम्पॉसिबल था। लेकिन आने वाले टाइम में 1972 में सेंगर और निकलसन ने इसका इम्प्रूव्ड मॉडल दिया, जो कि अब तक माना जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। क्योंकि हर एक चीज़ को उन्होंने, प्रोटीन को, उनका मूवमेंट, प्रोटीन किस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब चीज़ के लिए वहाँ पे चीज़ थी। मतलब कोई भी लिमिटेशन निकल के नहीं आ सकता था सामने। वाटर मूव करने के लिए प्रॉपर चीज़ बताई गई थी यहाँ पे, आयंस मूव करने के लिए प्रॉपर चीज़ बताई गई थी। सो एक टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है तीन चीज़ों की: प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। और इस चीज़, मतलब कोई भी टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ये तीनों चीज़ें तो उसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। बस फ़र्क होता है तो उसके कॉम्पोजिशन का। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी, किसी में कोई चीज़ कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन एरिथ्रोसाइट का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि उसी सेल को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर आरबीसी में 52% तो प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, बाकी बचा हुआ बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पेजेस को स्विच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार यहाँ पर कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में ऊपर दे रखी हैं, फिर कुछ चीज़ें उसके नीचे दे रखी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जो हैं हम सीरीज़ वाइज करें। तो चलिए, अब तक हम ये चीज़ तो जान चुके हैं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले मिलने वाला है वहाँ पे प्रोटीन, उसके अलावा मिलेगी इसमें लिपिड, और उसके अलावा मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लिपिड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो लिपिड बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है वो है फॉस्फोलिपिड। इसको फॉस्फोलिपिड क्यों कहा जाता है, यानी इसका फॉस्फेट से कोई ना कोई लेना देना है। बेसिकली यहाँ पर एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, वो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल अटैच होता है दो फैटी एसिड चेन के साथ में। उस ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के ऊपर वाले हिस्से पे अटैच होता है एक फॉस्फेट। तो ये एक टिपिकल फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर में, मतलब इस तरीके से दो, एक इस साइड से नीचे से और एक इस साइड से, इस तरीके से कुछ यहाँ पे पूरी की पूरी चेन प्रेजेंट होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल नीचे की साइड, एक मॉलिक्यूल ऊपर की साइड, इस तरीके से पूरी की पूरी चेन बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारा लिपिड वाला पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन किस टाइप के होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर, मतलब किन प्रोटीन्स को आप आराम से निकाल सकते हो और किन प्रोटीन को आप नहीं निकाल सकते हो, मतलब निकालने में प्रॉब्लम होगी, उन बेसिस पे आपके प्रोटीन्स को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली जो चीज़ ज़्यादा अंदर होगी उसको निकालने में प्रॉब्लम होगी, जो चीज़ बिल्कुल भारी रखी होगी या कम सबमर्ज्ड होगी उसको निकालने में आसानी होगी। तो जो कम, यानी जिनको निकालने में आसानी होती है, उसको हम कहते हैं फेरिफेरल प्रोटीन्स। मतलब फेरी फेरी में प्रेजेंट होता है ये।
जिन प्रोटीन्स को निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, मुश्किल होती है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब इंटरनली वो प्रेजेंट होता है, इंटरनली एंटर कर चुका होता है लिपिड्स के अंदर। या फिर यूं कहें कि अगर पार्शली बरीड होगा, ये देखो, ये पूरा का पूरा इंटरनली अंदर नहीं गया हुआ है, ये पार्शली बरीड है। अगर पार्शली बरीड होगा तो हम इसको कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। अगर पूरा अंदर पूरा अंदर ये सबमर्ज्ड है, पूरा अंदर बरीड है, तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन। अभी मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कुछ अमाउंट में प्रोटीन होता है, कुछ अमाउंट में लिपिड होता है, और बाकी कुछ अमाउंट को बचा हुआ बाकी चीज़ें होती हैं। तो वो बाकी चीज़ें क्या है भाई? ये तो हो गया हमारा लिपिड वाला स्ट्रक्चर। बाकी बची हुई ये हो गई प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। साथ ही साथ जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये इस तरीके की चेन जो है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ये देखो, यहाँ पर मेंशन है कार्बोहाइड्रेट चेन। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर बहुत ही एक यूनिक रोल होता है कि ये एज अ टैग यहाँ पर काम करते हैं। मतलब किसी सेल को अटैक करने के लिए या अटैच होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाने के लिए एक लेबल, एज अ लेबल, मतलब वो सेम की ये एज अ लॉक होगा, और उसके पास उस सेम लॉक की अगर इसको एज अ लॉक और एज अ की माने तो ये एक तरीके का लॉक होगा, और सेम कार्बोहाइड्रेट की दूसरे सेल पे, दूसरे चीज़ पे प्रेजेंट होगी जो कि इसमें एंटर करना चाहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर ये चीज़ मैच करती है तो ही वो चीज़ एंटर हो पाएगी, नहीं करती है तो नहीं हो पाएगी। ये चीज़ आप इसको रिलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ जो अभी फ़िलहाल पेंडेमिक चीज़ चल रही है कोरोना के साथ में, कि कोरोना वायरस जो होता है सेम उसके ऊपर जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स के, उनके लिपिड्स के मिलके बने होते हैं, जो कि इससे अटैच होकर के अटैच हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से मैच हो जाते हैं, और मैच होने की वजह से वो अपना सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। देन सारा प्रोसेस आपको आगे बताइए कि वायरस की कॉपीज़ बनने लगती हैं। यहाँ पर सिंगल और निकल्सन के स्ट्रक्चर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब जेली लाइक कह सकते हो इसको। मतलब इसके अंदर कुछ इस तरीके से है कि लिक्विड है, लिक्विड टाइप में होती है, और ये लिक्विड यानी ये फ्लूइडिटी कौन मेंटेन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल। और ये फ्लूइडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? मेन चीज़ तो ये आती है कि अगर कोई चीज़ है तो क्यों है वो। ये फ्लूइडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? ये फ्लूइडिटी इम्पोर्टेंट है ताकि यहाँ पर प्रोटीन्स का मूवमेंट हो सके। और प्रोटीन्स का मूवमेंट क्यों हो सके? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन भी एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। प्रोटीन चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। कैसे? कि यहाँ पर प्रोटीन दो टाइप के देखने को मिलते हैं जो चीज़ें इधर से उधर ले जाते हैं, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर की जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन दो होते हैं। एक होता है प्रोटीन चैनल और दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन चैनल, दोनों के दोनों आपके फैसिलिटी टाइप ऑफ डिफ्यूजन करते हैं। फैसिलिटी डिफ्यूजन अभी हम आगे देखेंगे, बस अभी टर्म में याद रख लीजिए, फैसिलिटी डिफ्यूजन करते हैं। मतलब अगर किसी मेम्ब्रेन का काम क्या है बेसिकली, कि सेल को आउटर एनवायरनमेंट से बचा कर रखना, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी मिनरल और वाटर भी तो सपोर्ट कराना, प्रोवाइड कराना, वो भी तो मेम्ब्रेन का ही काम है। तो जो वाटर होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यानी सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू, जब सिंपल डिफ्यूजन होगा यहाँ पर ऑस्मोसिस होगी, तो उसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू ओनली और ओनली पानी ही इधर से उधर या उधर से इधर, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस साइड और उस साइड जा सकता है। अगर ये चीज़ अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, यानी हायर टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, तो यहाँ पर किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, और इसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर अगर हम पानी को मूव करने के लिए इधर से उधर, पानी को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करने के लिए हम किसी फोर्स, किसी एक्सटर्नल प्रेशर या बेसिकली कहें एनर्जी का यूज़ करें, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस। सच अ मैकेनिज्म इज यूज इन योर आर ओ।
RO purifiers, it is RO, reverse osmosis. सो बेसिकली वाटर और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पोलर नहीं है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बिना किसी प्रोटीन की हेल्प से, बिना किसी एनर्जी की हेल्प से बेसिकली थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, या फिर कोई बड़ा पार्टिकल है जो कि सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैरियर प्रोटीन और प्रोटीन चैनल्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे साइंटिस्ट का भी हाल फिलहाल की ही डिस्कवरी है यहाँ पर, कि साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ चैनल और मिलते हैं। जैसे कि वाटर कैसे मूव करेगा, वाटर के मूव करने की बात भी अगर सोची जाए, ये पूरा का पूरा बीच में हाइड्रोफोबिक आ गया, तो पानी कहाँ से मूव करेगा इसमें? तो पानी के लिए भी यहाँ पे कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं, बट कहते हैं हम उसको, वो ट्रांसफ़र करते हैं पैसिवली ही अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उनको हम कहते हैं एक्वापोरेंस। ये अभी हाल फिलहाल की ही डिस्कवरी है। लाइक इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये एक साइड से दूसरी साइड के सिरे पे खुलते हैं और इसके थ्रू वाटर मूव करता है, बट होता है पैसिवली, बिना किसी एनर्जी के लॉस के। यहाँ पर एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, अ फ्यू आयंस ऑफ द मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जाकर के ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। मतलब अंदर उसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी हो सकता है कि ज़्यादा हो, बाहर कम हो, लेकिन फिर भी उसको इधर से हमको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अंदर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। भले ही वो चीज़ बाहर कम हो, बाहर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अंदर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो चीज़ हमको सेल के अंदर लानी पड़ेगी, और इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स, तो हम बोलेंगे यहाँ पर उनको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पर। अगर चीज़ें यहाँ पर बिना किसी प्रोटीन चैनल के यूज़ हो रही हैं, मतलब बिना किसी प्रोटीन चैनल के ट्रांसफ़र हो रही हैं उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के खिलाफ, मतलब फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रही हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वो बोलेंगे हम भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको चैनल भी ज़रूरी है, चैनल की भी ज़रूरत है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है ही साथ में उस चीज़ को बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन अ मॉलिक्यूल और अ प्रोटीन इज नीडेड फॉर द ट्रांसफ़र और फॉर द movement of a molecule or a polar molecule or any type of molecule that is bigger and cannot pass through according to their concentration gradient, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। बेसिकली ये न्यूक्लियर न्यूरॉन में मिलने वाला एक पंप है, और इसी पंप की वजह से यहाँ पर हमारा जो इम्पल्स है वो जनरेट होता है। अब वो कैसे जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, इतनी डिटेल में तो अभी मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। हाँ, हालांकि आगे उस चीज़ को पढ़ने में को आपको मिलेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, बट अभी हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा उस चीज़ का ओवरव्यू, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे चैप्टर्स का यहाँ पर लिंक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी सारे चैप्टर्स की छोटी छोटी बिटवीन द लाइंस वाली एनसीईआरटी की चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। सो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आपको एक टाइप का प्रोटीन चैनल, जिसके अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। सेम आपको कैरियर प्रोटीन और प्रोटीन चैनल, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि प्रोटीन चैनल से आपकी चीज़ें इधर से उधर भी जा सकती हैं, उधर से इधर भी जा सकती हैं, बट कैरियर प्रोटीन में भी सेम चीज़ होती है, उधर से इधर से उधर, लेकिन एक बार में एक चीज़, मतलब इसमें चैनल में चीज़ें इधर से इधर भी जा रही हैं, हो सकता है इधर से इधर ही जा रही हो सेम टाइम पे, लेकिन कैरियर प्रोटीन में क्या होता है कि ये चीज़ अभी बंद हो गई है,
तो यहाँ से किसी चीज़ का मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है। एक मॉलिक्यूल आया, वो इसमें आके फिक्स हो गया और ये बंद हो करके ऐसे खुल गया, ये बंद हुआ, बंद होने के बाद में ऐसे खुल गया, अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब अगर किसी मॉलिक्यूल को बाहर जाना है तो ये मॉलिक्यूल इसके अंदर फिर से गया, जाने के बाद में फिर सेम स्टेज ये वाली आएगी और वो फिर बाहर चले जाएगा। मतलब एक बार में एक ही चीज़ आ सकती है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, एंटी पोर्टल सिस्टम, सिम पोर्टल सिस्टम और यूनिपोर्टल सिस्टम। मतलब इस टाइप के जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो तीन टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल एक बार में आ रहा है और अगली बार में दूसरा मॉलिक्यूल जा रहा है। एंटीपोर्ट कि एक मॉलिक्यूल इधर से आकर किसमें फिक्स हो गया, एक मॉलिक्यूल इधर से आकर किसमें फिक्स हो गया और जाने के बाद में वो इधर चला गया, वो इधर चला गया। हालांकि इसे थोड़ा थोड़ा ये चीज़ प्रोटीन चैनल से मैच हो रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं, मतलब यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट होता है, इधर से इधर, इधर से इधर चलता ही रहता है लगातार। और सिम पोर्ट सिस्टम कि काफ़ी सारी मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि बिना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, बिना उनके, उनकी रिक्वायरमेंट है ही कि जब वो साथ में जाएगा तभी वो चीज़ जा सकती हैं। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल, मतलब एक साथ यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे, वेदर इनसाइड और वेदर आउटसाइड, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल सिस्टम पोर्टल सिस्टम हम कहलाते हैं सिम पोर्टल सिस्टम। सिम मतलब साथ में। So here is a diagrammatic view of the sodium potassium pump which is found in our neuron. And here is a simple diagrammatic view of osmosis. अगर आपने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है, मतलब जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कम है, पानी का कंसंट्रेशन कम है और सेल के आउटसाइड मीडियम में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बेसिकली पेम्ब्रेन का रूल है कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर जाता है। किसके थ्रू? थ्रू लो कंसंट्रेशन, सॉरी, थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। अब वो कंसंट्रेशन बाहर कम है, पानी का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, तो पानी बाहर मूव कर जाएगा और उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखने के बाद सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का सिस्टम मतलब बराबर बराबर हो, कि ना तो बाहर ज़्यादा हो ना बाहर अंदर बाहर हो, तो पानी का मूवमेंट इधर से उधर, उधर से इधर होता ही रहेगा। और यहाँ पर सेल जो है एक तरीके से उसका मूवमेंट, सेल के अंदर का जो टफनेस कह लें हम या रिजिडनेस कह लें, वो नहीं आ पाएगी। मतलब यहाँ पे सेल फ्लैसिड रहेगा, मुरझाया हुआ सा रहेगा। सेम फंक्शन, सेम फिनोमेना काम करता है आपका मिमोसा पुडी का, जो आपका टच मी नॉट प्लांट है। यहाँ पर जैसे ही आप लीफ को टच करते हैं उसके वैक्यूल से, उसके सेल्स के अंदर से जो वाटर है वो बाहर मूव कर जाता है और बाहर मूव करने के बाद से वहाँ की सेल फ्लैसिड हो जाती हैं। फ्लैसिड होने की वजह से वो चीज़ जो है पूरी मुरझा जाती है। फ्लैसिड का हिंदी मतलब होता है मुरझाना। और अगर सेल आपका ऐसे मीडियम में रखा गया है कि जहाँ पर बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर पानी का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम है, तो यहाँ पर सेल जो है बाहर से पानी अंदर मूव करेगा और यहाँ पर सेल टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड मतलब फूल जाएगी। लेकिन ये चीज़ भी एक पर्टिकुलर टाइम तक रख सकते हैं। मतलब देखो, प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल है कि वो उसको सेल को बर्स्ट होने से बचा लेगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल, अगर हम ह्यूमन आरबीसी ऐसे चीज़ में रख दें, ऐसे मीडियम में रख दें, तो यहाँ पर वाटर के मूवमेंट से आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आरबीसी यहाँ पर एथ्रोपोइसिस हो जाएगा, यानी आरबीसी का यहाँ पर डिग्रेडेशन कह लो या फिर आरबीसी फट जाएगी बेसिकली। सेल बर्स्ट हो जाएगा क्योंकि अंदर पानी भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा और एक टाइम पे आने के बाद में वो चीज़ बर्स्ट कर जाएगी। सो बेसिकली आज हमने एंट्री करी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो सबसे पहले हमको देखने को मिला सेल मेम्ब्रेन। कल हम एंटर करेंगे एक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आज हमने एंट्री करी एनिमल सेल के अंदर और हमको देखने को मिला सेल मेम्ब्रेन। कल हम एंट्री करेंगे प्लांट सेल के अंदर और देखने को मिलेगा सेल वॉल। तो बेसिकली अभी हम आज और कल वाले लेक्चर में मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। सो आई होप you just got it everything which I just discussed in this lecture. If you have any of the doubt, any one of the doubt, or anyone from you have any doubt, so you can freely ask me from the comment section below. Or if you want to ask your doubts on the WhatsApp, you can join our WhatsApp group too. To join the group, you can simply send a message
on my WhatsApp number, which is given in the description box below. So thank you, stay calm and keep steady. Meet you tomorrow on the next lecture. Thank you again.